हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। जैसा कि आपने लास्ट के वीडियो में देखा कि हमारी क्लास 11th भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर 6 चल रहा है जिसका नाम है भूआकृतिक प्रक्रियाएं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का ये वीडियो क्लास जो 6 चैप्टर है उसका ये लास्ट वीडियो होगा और उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 और उसको आप पहले पढ़ के आइएगा जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला है पेडोलॉजी, बी है एडाफोलॉजी, सी है पेट्रोलॉजी, डी है लिथोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं लिथोलॉजी। लिथोलॉजी क्या होता है, ये होता है चट्टानों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन। लिथोलॉजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चट्टानों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, विशेषताओं का अध्ययन। सी है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन। बी है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या आएगा, पौधों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन। एडाफोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पौधों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन। मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन किस में किया जाता है, ये किया जाता है एडाफोलॉजी में। और ए है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किया जाता है मृदा का अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा, पेडालॉजी, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सक्रिय कारक है। तो पहला है जलवायु, दूसरा है जैविक क्रियाएं, तीसरा है मूल सामग्री, चौथा है स्थलाकृति। तो उपरोक्त में से सक्रिय कारक है, ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 3 और 4। तो मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा हो जाएगा, पहला है जलवायु, ये सक्रिय कारक है। दूसरा है जैविक क्रियाएं, ये भी सक्रिय कारक हैं। जैविक क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक हैं। ठीक है, और मूल सामग्री ये आ जाएगा निष्क्रिय कारक में, निष्क्रिय कारक में। और स्थलाकृति ये भी इस निष्क्रिय कारक में आ जाएगा। ठीक है, और एक कारक और होता है समय। तो मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं, जलवायु हो गया, जैविक क्रियाएं हो गई, मूल सामग्री, एक स्थलाकृति और एक होता है समय। तो इसमें जो पूछा है सक्रिय कारक 2 हो जाएंगे, जलवायु और जैविक क्रियाएं, और निष्क्रिय कारक हैं मूल सामग्री और स्थलाकृति। तो उपरोक्त में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक है ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। दूसरा है भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित होता रहता है। तीसरा है मृदा में जैविक क्रिया बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज़्यादा शुष्क या ठंडी हो। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, डी है 1, 2 और 3। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन था कि ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ठंडे जलवायु प्रदेशों में जो है बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र नहीं होती, यहाँ होती है धीमी गति से, धीमी होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ह्यूमस एकत्रित होता रहता है, ना कि कमी। तो पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल धीमे होने के कारण मृदा में ह्यूमस एकत्रित होता रहता है। तो कथन 2 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश या जो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है, ना कि धीमी गति से।
ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो मृदा में वनस्पति है वो शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है और जिससे ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो कथन 2 भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है मृदा में जैविक क्रिया बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज़्यादा शुष्क या ठंडी हो। तो कथन 3 सही हो जाएगा कि मृदा में जैविक क्रिया कब बंद हो जाती है, जब मृदा बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो मृदा क्या है, मृदा एक गत्यात्मक तत्व है। ठीक है। तो जो मृदा की विशेषताएं हैं वो भी मौसम के साथ साथ बदलती रहती हैं। लेकिन मृदा अगर जलवायु वहाँ की ठंडी हो या गर्म हो, शुष्क या आर्द्र हो, तो जैविक क्रियाएं होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा शुष्क और बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो जैविक क्रियाएं बंद हो जाएंगी, जैविक क्रिया नहीं होगी। तो कथन इसका 3 सही हो जाएगा। तो कथन 1 गलत था और 2 गलत था, तीसरा सही है। इसमें सत्य पूछा है तो केवल 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम निर्भर करती है। ए है अपक्षय, बी है भूस्खलन, सी है अपरदन, डी है वृद्ध संचलन। तो मृदा निर्माण सबसे पहले किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, अपक्षय। अपक्षय में क्या होता है कि अपक्षय की क्रियाएं क्या करती हैं, ये सेलों को, जो चट्टान होती है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं और एक बहुत लंबे टाइम के बाद में, हजारों सालों के बाद में धीरे धीरे किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबा अवधान या एवलांस को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ए है भूस्खलन, बी है अपरदन, सी है तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, डी है मंद प्रवाही वृत्त संचलन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मलबा अवधान को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। ए भूस्खलन, भूस्खलन इसका बिल्कुल नहीं होगा, ए गलत हो जाएगा। बी है अपरदन, अपरदन भी इसमें नहीं आएगा। सी है तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जो एवलांस है, मलबा अवधान, वो किस में आ जाएगा, वो आएगा तीव्र प्रवाही वृत्त संचलन का एक प्रकार है। ठीक है। और मलबा अवधान जो है ये वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित जो आर्द्र प्रदेश हैं उनकी विशेषता है। ठीक है। और यह तीव्र ढालों पर एक संकीर्ण पथ के द्वारा मलबा का संचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक क्रिया है। ए है निक्षेप, बी है ज्वालामुखीता, सी है पटल विरूपण, डी है अपरदन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है जो अपना क्लास मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए हुए थे उसमें से ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है कि अनुक्रमिक क्रिया क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि अनुक्रमिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है। अनुक्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब ऐसी क्रिया या प्रक्रिया जो एक के बाद एक एक क्रम में घटित होती हैं। ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा अपरदन। ठीक है। अपरदन क्या है, अपरदन एक अनुक्रमिक क्रिया है जो मतलब प्रवाहित जल है, जैसे नदी, पवन है, हिमनद है आदि के द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे ये चट्टानों को तोड़ते हैं और उन्हें परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो ये कर्मिक प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अनुक्रमिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा कि वहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो अनुक्रमिक क्रिया है उसमें क्या आ जाएगा, निक्षेप नहीं आएगा, ए गलत हो जाएगा। बी है ज्वालामुखीता, ये भी नहीं आएगा। सी है पटल विरूपण, ये भी नहीं आएगा। डी है अपरदन, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अपरदन। हमने लास्ट में देखा था ये जो निक्षेप है, निक्षेपण क्या हो जाएगा, ये अपरदन का परिणाम है। ठीक है। ये कोई क्रिया नहीं है, ये जो है अपरदन का परिणाम है। और ज्वालामुखीता क्या है, पटल विरूपण क्या है, ये सब हमने लास्ट के वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से इनको समझा है, तो आप वहाँ जाकर इनको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। ए है ग्रेनाइट, बी है क्वार्ट्ज, सी है चिक्का क्ले मिट्टी, डी है लवण। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने जो लास्ट का अभ्यास प्रश्न दिए हुए थे चैप्टर के लास्ट में वहीं से उठाया है। तो जलयोजन की प्रक्रिया में कौन से पदार्थ को प्रभावित करती है, पहला ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नहीं होगा, क्वार्ट्ज भी नहीं होगा, डी है चिक्का क्ले मिट्टी, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लवण।
कैसे जलयोजन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो केशिकात्व की क्रिया के द्वारा जो भूमि के अंदर नमक होते हैं, थे लवण होता है, वो क्या होता है कि वो उन छोटे छोटे केशिका नलियों के द्वारा बाहर आ जाते हैं, भूमि की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आके एक चादर के रूप में ऐसे एक परत जम जाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ की मृदा धीरे धीरे कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो ये जलयोजन की प्रक्रिया से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जलयोजन की प्रक्रिया किससे प्रभावित करती है, ऑप्शन डी लवण को। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसी की समाप्ति के साथ साथ आज चैप्टर 6 भी अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास है। तो आपको पता है जैसे हम बुक कर रहे हैं क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अभी तक अपने 6 चैप्टर के 15 वीडियो आ चुके हैं जिसमें चैप्टर के हर पेज से क्वेश्चन बनाया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो आप ज्योग्राफी बाय MCQ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।